हाँ तो प्यारो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर पढ़ाऊंगा। बट इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जिससे कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं आपको अपने 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के द्वारा इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा चैप्टर, मेरा विश्वास है कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आप यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? तो देखिए, यूरोपियन यूनियन ईयू ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है आपका कि मार्शल प्लान क्या था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक हुआ था, उसमें यूरोप की इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो इतनी ज्यादा जब खराब हो गई थी तो यूएस ने एक प्लान के तहत यूरोप की मदद की थी, जिसे मार्शल प्लान कहा गया था। उस प्लान का नाम था मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान के अंदर क्या क्या हुआ था? यूएस ने नया कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार किया नाटो के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्रिएट किया गया 1948 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1948 में जो क्रिएट किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू हेल्प द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, हेल्प करना वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि उनकी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाए। ठीक है, ये एक फोरम था जहाँ पे वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगे ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज में। ठीक है, फिर उसके बाद में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का सेटअप किया गया 1957 में पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, और यूरोपियन पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद में जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हो गया, सोवियत ब्लॉक कब कोलैप्स हुआ? 1991 में जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन का दो ऑब्जेक्टिव था: कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना जस्टिस एंड होम अफेयर्स में, और सिंगल करेंसी का क्रिएट करना। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने इकोनॉमिक यूनियन से बार बार पॉलिटिकल यूनियन बनने की कोशिश की। उसने अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो जो है वो फेल हो गया। तो इसके कॉमन फीचर क्या क्या थे यूरोपियन यूनियन के? तो सबसे पहला जो कॉमन फीचर था कि इसके खुद के फ्लैग हैं, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, और करेंसी है। ठीक है, और इसके खुद के कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी है दूसरे कंट्रीज के साथ में डील करने का। ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स के नए मेंबर एक्वायर करके इसने अपने एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश की। ठीक है, और उसके बाद में ईयू के चार टाइप के इन्फ्लुएंस है। तो चार टाइप के जो इन्फ्लुएंस है ईयू के, वो क्या है? तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ये है कि यूरोपियन यूनियन जीडीपी जो है वो डॉलर 19.35 ट्रिलियन है 2024 के मुताबिक। और इसकी जो करेंसी यूरो है वो थ्रेट है डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर के। और इसका शेयर जो वर्ल्ड ट्रेड में है वो ज्यादा है यूएस से। और इसके बाद में यूएस और चाइना के साथ में इसका ट्रेड डिस्प्यूट भी है। और इसका इन्फ्लुएंस एशिया एंड अफ्रीका के मार्केट में भी है, और इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि डब्ल्यूटीओ, ये डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो अब आ जाइए, दूसरे टाइप का इन्फ्लुएंस है आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो एक मेंबर ईयू का, पहले तो ब्रिटेन भी था लेकिन ब्रिटेन ईयू के मेंबर से हट गया, तो अब फ्रांस जो है वो परमानेंट सीट होल्ड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसके बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। और इसने यूएस की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि यूएस की पॉलिसी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के है, तो उसमें भी इसने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, इट हैज डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
इसका चाइना के साथ में जो है डायलॉग है ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर के। अब चौथे टाइप का इन्फ्लुएंस है आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो ईयू का जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसका टोटल स्पेंडिंग जो डिफेंस सेक्टर में है वो यूएस के बाद में सेकेंड है। इसका ईयू का वन मेंबर फ्रांस के पास में 335 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये सेकेंड पोजीशन है इसकी स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, एज ए सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन EU is able to intervene in economic, political, and social area, but in many areas, the member states have their own foreign relations and defense policy that are often at odds with each other. Explain. या फिर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ EU। तो देखिए इसका है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेजन में, लेकिन बहुत सारे EU के मेंबर हैं जिन्होंने यूएस लेड कॉलिशन को ज्वाइन किया। जर्मनी और फ्रांस है ईयू के मेंबर जिन्होंने अमेरिका की पॉलिसी को मतलब अपोज किया। और फिर सेकेंड पॉइंट है इसका कि डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म है। मतलब यूरो स्केप्टिसिज्म का मतलब कि यूरो को कॉमन करेंसी बनाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अगेंस्ट में है। और फिर ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, अब तो ब्रिटेन खैर ईयू का मेंबर ही नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर कैप्ट द यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। उसने यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखा। और अगला लिमिटेशन है, डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को अपोज किया और यूरो को कॉमन करेंसी बनाने को लेकर को अपोज किया। ठीक है, और फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस में ये ईयू के एबिलिटी को क्या करता है, लिमिट करता है। अब व्हाट डज एशियान रेफर्स टू, एशियान का क्या मतलब है? एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो देखिए सबसे पहले कोल्ड जो बैंडन कॉन्फ्रेंस था और नेम था वो इनफेक्टिव था इन डीलिंग विद द पॉलिटिकल इश्यू एंड इकोनॉमिक इश्यू। तो इसलिए एशियान का फॉर्मेशन हुआ। एशियान का फॉर्मेशन 1967 में हुआ। 5 कंट्रीज ने मिलकर के एशियान बनाया जिसका नाम था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इन सब ने एशियान का फॉर्मेशन किया बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके। एशियान के 2 ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना और रीजनल पीस मेंटेन करना और रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना। फिर यूएन चार्टर के प्रिंसिपल के हिसाब से एशियान का फॉर्मेशन हुआ। और फिर उसके बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लियोपीडियार, म्यांमार और कंबोडिया इन सब ने भी एशियान को ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से एशियान का जो टोटल स्ट्रेंथ था वो आपका 10 हो गया। और फिर एशियान की कंट्रीज ने जो पाथ एडप्ट किया अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको कहा गया एशियान वे। एशियान वे क्या था? इट वाज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट वाज इनफॉर्मल, नॉन confrontationist, and it was the way adopted by Asian countries to develop its economy was called ASEAN way। तो फिर उसके बाद में एशियान के 3 पिलर्स थे। एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जिसका काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना। यदि कोई कन्फ्लिक्ट होता है एशियान कंट्रीज के बीच में तो एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी उसे सॉल्व करता है। फिर नेक्स्ट है एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियान का इकोनॉमिक कम्युनिटी। और फिर अगला है एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जिसका काम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट करना। तो अब सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, कोऑपरेशन इंक्रीज करना। एशियन रीजनल फोरम सेटअप किया गया 1994 में ताकि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम है कॉमन मार्केट क्रिएट करना, एक दूसरे को इकोनॉमिकली तरीके से हेल्प करना। और फिर एशियान कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना। और एशियान एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एरिया को प्रमोट करना, ये एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम है। एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी सोशियो और कल्चरल डेवलपमेंट करना, ये इनका काम है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में जो चाइना की इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा कैसे राइज हुई। तो सबसे पहले चाइना 1978 से पहले चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर 1970 में चाइना ने सोचा कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या करते हैं, लिबरलाइज करते हैं, और इसलिए 1970 में उसने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को। और 1972 में चाइना के एक प्रीमियर थे जिनका नाम था जॉ एनलाई। उन्होंने 4 एरिया में मॉडर्नाइजेशन किया, जो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। फिर 1973 में जॉ एनलाई थे जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमी जो है चाइना की इंक्रीज हो गई। फिर चाइना ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया 1982 में, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर चाइना ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री किया 1998 में, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया। और फिर अगला स्टेप जो चाइना ने लिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वो था कि चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया ताकि चाइना की इकोनॉमी इंक्रीज हो जाए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत अगर कोई कंट्री चाइना में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाती है तो उसे 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, और गवर्नमेंट उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट करेगी। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए चाइना ने जो है टैक्सेस ख़त्म कर दिया, और इस तरीके से चाइना की इकोनॉमी जो है बढ़ गई। अब अगला क्वेश्चन है कि इंडिया और चाइना का रिलेशंस क्या है। तो इंडिया और चाइना का रिलेशंस क्या है, तो देखिए इंडिया एंड चाइना ग्रेट पावर्स थे। उसके बाद में चाइना और इंडिया जब फ्री हुआ तो दोनों कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप के साथ में अपनी वो जर्नी स्टार्ट की, और दोनों कंट्री के लीडर एक दूसरे कंट्री में गए और उन सब ने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप खराब हुआ जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, और इंडिया के 2 एरिया, अक्साई चीन एरिया ऑफ लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को अपना एरिया बताना शुरू कर दिया। तो तिब्बत के इश्यू में क्या हुआ था कि जब तिब्बत को कैप्चर कर लिया तो दलाई लामा इंडिया में आ गए थे, तो जिससे चाइना ने फिर इंडिया पे जो है अटैक कर दिया। फिर 1988 में राजीव गांधी जो है वो चाइना गए, और फिर उसके बाद में उनकी इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप जो है थोड़ी अच्छी हुई, और चाइना इंडिया का क्या बन गया, ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, इसलिए इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो है खराब है। और चाइना मिलिट्रली तरीके से भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और परमानेंट मेंबर बनने की दिशा में चाइना हमेशा अपने वीटो का इस्तेमाल करके इंडिया को स्टॉप कर देता है। अब अगला है कि जापान। जापान एक सेंटर ऑफ पावर कैसे बन गया, तो देखिए जापान के पास में इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज तो है नहीं, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के बाद में भी G7 का ये मेंबर है। और फिर जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे करके जो है वो जापान जो है वो डेवलप हो गया। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जापान अपनी मिलिट्री नहीं रखेगा, यूएस के अंडर जो है वो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। और इस तरीके से जापान के बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस तरीके से जापान जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और ये एक एशियन मेंबर है G7 का, और 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, जापान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर सिर्फ 1% है, लेकिन 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इसकी मिलिट्री। अब अगला है मिरेकल ऑन हान रिवर क्या था, तो साउथ कोरिया का जो डेवलपमेंट है उसे मिरेकल ऑन हान रिवर कहा गया था। टेक्नोलॉजिकली साउथ कोरिया काफी ज्यादा डेवलप कंट्री है, और ये OECD का मेंबर 1996 में बना। 2017 में इसकी इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट बन गई वर्ल्ड की, और इसकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो 10th लार्जेस्ट है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, और इस तरीके से जो मतलब साउथ कोरिया की बढ़ी। अब आज के टाइम में साउथ कोरिया के बहुत सारे फेमस ब्रांड हैं जैसे कि सैमसंग, LG, हुंडई, ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इस तरीके से साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ गई, और साउथ कोरिया के डेवलपमेंट को ही मिरेकल ऑन हान रिवर कहा गया। धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।